हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यह इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 2 देखा था हमने। तो इस वीडियो में हम ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं आपके सामने इनको कवर करने वाले हैं, जिसमें से पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स का। नेक्स्ट देखेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं। इसके बाद देखेंगे स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ। और ये आप लिखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाला है। क्या करने वाला है? एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाला है। इस बार के पेपर में शायद आए, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ये आपके पेपर में छप चुका है। जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो आप पढ़ोगे कि यह क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क का, कितने मार्क का? 3 मार्क का पेपर में आया है। और यहाँ करके लिख ले, यहाँ पे और करके, तो ये 5 मार्क का भी हो सकता है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हर बार ये रिपीट होता है। कभी ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लेता है, किस किस पे डिपेंड करता है, या इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है। तो ध्यान रखिए, इसके न्यूमेरिकल भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। फिर से कह रहा हूं, इसे आप नोटबुक में लिख लीजिए कि इस बार के एग्जाम में छप चुका है। बाद में मत कहना कि बताया नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आपको नोटबुक में लिख लेना है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो पार्ट 2 का जो रिवीजन है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, इसको थोड़ा हम जल्दी रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ पर लिखेंगे V और यहाँ लिखेंगे I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। दैट कांस्टेंट इज R। क्या है यहाँ पर? R। तो यहां से इजकल टू आ जाएगा V इजकल टू आई आर। ये हटेगा, R आएगा, तो हम लिखेंगे V इजकल टू आर आई, और इसी को हम लिखते हैं V इजकल टू आई आर, और इसी को कहते हैं हम ओम्स लॉ। ठीक है ना। अब यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन आई आएगा, और V अपॉन आई, V का जो होता है यूनिट वोल्ट, और I का यूनिट एम्पियर, और R का ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 ओम की वैल्यू देखेंगे तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगी। देखिए, इसकी जो यूनिट होती है आर की, वो क्या होती है? ओम। आपको ओम ही याद रखनी है ज्यादातर, ये तो आप फॉर्मूले से बना लोगे। आर का नाम होता है रेसिस्टेंस, हालांकि ये कांस्टेंट है लेकिन इसका नाम होता है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस को हम कहते हैं, ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है। यहाँ कहें तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको रोकने का जो काम करता है उसका नाम रेसिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का जो काम करता है, यानी उसके रास्ते में रेसिस्ट करता है, ब्रेकर लगाता है, उसका नाम रेसिस्टेंस होता है। अब ये कैसे करता है, क्या करता है? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये वायर है, और ये इसका एरिया है, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। इसकी लेंथ L है, लेंथ क्या है? L। अब इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इससे एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है। क्या करना है? एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है। ये बिल्कुल वैसे ही जाना है जैसे मान लीजिए आप एक रोड पर रनिंग कर रहे हो और वहां पे कोई भी क्राउड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जहां तक आपको दौड़ना है बहुत इजीली वहां तक पहुंच जाओगे बिना किसी से टकराए, क्योंकि वहां पे कोई है नहीं। अब मान लीजिए वहां पे क्राउड एरिया है और आपसे कहा जाए अब रनिंग कीजिए, जितना आपने पहले किया था उतना ही अब कीजिए, तो क्या आपको टाइम सेम लगेगा? बताइए, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब क्राउड है, तो आपका जो रनिंग है, जो आपकी जो स्पीड है, वो कैसे हो जाएगी? स्लो हो जाएगी कंपेयर देन इनिशियल कंडीशन, यानी पहले के कंडीशन में आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन, जब यहां से एक एंड से दूसरे एंड पर जाता है तो बहुत सारे आयन से टकराता है, कॉलिजन करता है। ये वर्ड याद रखिए, क्या करता है? ये कॉलिजन करता है। कॉलिजन का मीनिंग टकराना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगाता है। अब ये टाइम लगाता है, ये टकराता है, ये कॉलिजन जो होता है, टकराना, इसी को हम इस लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में से रेसिस्टेंस कहते हैं। ये जो कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का आपस में दूसरे चार्ज पार्टिकल से टकराना, उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर ये कॉलिजन कम से कम करेगा
तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। कॉलिजन कम से कम करेगा, यानी आपको बताया था बिना क्राउड वाले रोड पर जब आप रनिंग करोगे, बिना क्राउड वाले रोड पर आप रनिंग करोगे तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। ऐसा ही होता है, अगर इसके कॉलिजन कम होंगे तो सीधी सी बात है कम टाइम में ज्यादा अपने दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा। और इस प्रोसेस का नाम होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है उसमें करंट इजीली आएगा, इसलिए कहते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करता है यानी रोकता है। और इलेक्ट्रिक करंट जब स्मूथली यानी बहुत कम टाइम में ज्यादा फ्लो होगा चार्ज, तो हम उसे कहेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मीनिंग जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम कोलिजन करते हुए ज्यादा दूर तक जाए, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और ज्यादा कोलिजन करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा कम हो जाएगा, यानी फ्लो ऑफ चार्ज जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो देखिए अब बात करते हैं हम ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स की। ये क्या होते हैं, इसका नाम में ही ध्यान रखिए कि ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें हम ओमिक कहते हैं। जिसमें एग्जांपल में देखिए प्योर मेटल्स, कॉपर, आयरन, नाइक्रोम, ये बहुत सारे प्योर मेटल्स होते हैं जिन्हें हम ओमिक मटेरियल्स कहते हैं। आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप याद रखें ओमिक मटेरियल का मीनिंग होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर इसके बीच में ग्राफ पूछा जाए आई और वी, या कहें वी और आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ पूछा जाए कि ओमिक के लिए ग्राफ क्या होगा, तो आप लिख देंगे ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन। याद रखेंगे इस चीज को कि ओमिक के लिए जब भी आपको ग्राफ पूछा जाएगा कि ग्राफ खींचिए वी और आई में, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और अगर मान लीजिए नॉन ओमिक के लिए पूछा जाए तो इसका अपोजिट हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये क्या करता है, दैट डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल हैं डायोड, ट्रांजिस्टर और ये एलईडी। एलईडी आप जानते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं। ट्रांजिस्टर और डायोड जो है आपने देखा हो लैपटॉप पे या मोबाइल फोन या टीवी के जो मदरबोर्ड होती है ग्रीन कलर की, वहां पर ये यूज होते हैं। अगर इनके ग्राफ की बात की जाए तो ये कुछ कर्व टाइप में मिलेगा, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो दोनों में कंपेयर कर लेंगे। ओमिक क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और ओमिक का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन ओमिक का ये ग्राफ आपने देख ही लिया। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए अब बात करते हैं इन्हीं ग्राफ के बेस पर स्लोप की। किसकी बात करते हैं, स्लोप की। तो ये ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी ग्राफ की आपको स्लोप निकालनी है, क्या निकालनी है, स्लोप। तो ये मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये लाइन खींच दी है, इसको हम ग्राफ कहेंगे। यहाँ पर ये एंगल जो है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा है, कितना है, थीटा। तो ये जो थीटा होता है इसका टेन ऑफ थीटा, ध्यान सुने, इसका टेन ऑफ थीटा, ये कौन सा ग्राफ है, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ के लिए अगर हम स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्लोप। तो किसी भी ग्राफ की अगर स्लोप निकालनी है तो याद रखें जो एंगल थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका टेन ऑफ थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, उसका टेन ऑफ थीटा। और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे वाई, और बेस क्या है यहाँ पर एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ जब भी आपको स्लोप निकालनी है ऐसे ग्राफ की, तो आप क्या करेंगे, उस स्लोप पर क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, यानी फिजिकल क्वांटिटी परपेंडिकुलर पे कौन सी है और बेस पर कौन सी है। यहां से आप स्लोप निकाल सकते हैं। बात आती है कि वीआई ग्राफ की स्लोप हम कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीआई ग्राफ बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से, ये वी, ये आई, ये इसका ओरिजिन। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एंगल थीटा है, ध्यान से देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंगल थीटा है। इसकी स्लोप की बात कर दें तो हम इसे कहेंगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। क्या कहेंगे हम इसे, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। अब स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ कहेंगे तो किससे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है स्लोप को जब भी आप निकालें टेन ऑफ थीटा से निकालें। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे वी है और यहाँ पे क्या है
आई है। यानी परपेंडिकुलर वाला देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको, v दिया है और यहाँ पे क्या दिया, i दिया है। यहाँ पे देखिए क्या था, y था और यहाँ पे क्या है, x है। तो यहाँ v है और यहाँ i है, तो v अपॉन i। और आप देख सकते हैं v अपॉन i क्या होता है, r। यानी हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। यानी vi ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको रेसिस्टेंस देती है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ये इसको मैं एक वायर बोलूं जिसका नाम है ए, एक वायर ये है, इसका नाम है बी। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका जो रेसिस्टेंस है उसको हम आर ए कहें और इस वाले रेसिस्टेंस को हम आर बी कहें, और आपसे पूछा जाए कि बताइए किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, विच रेसिस्टेंस इज ग्रेटर इन गिवन ग्राफ, यानी दिए गए ग्राफ में किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये कैसा पता करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि tan ऑफ थीटा से हमें रेसिस्टेंस मिलेगा अगर ये वी आई ग्राफ है। तो अगर ये वी आई ग्राफ है तो इसके tan ऑफ थीटा से हमें क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस। और शॉर्ट में आप याद रखें कि जितना ज्यादा थीटा होगा, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। ये किसके लिए है, ये वी आई ग्राफ के लिए, बस इस बात को याद रखना। जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पे आ रखिए, तो ये हमने मान लिया ये थीटा 1 है और ये कौन सा हो जाएगा आपके लिए, थीटा 2 हो जाएगा। यहां से मेजर करना है प्लस एक्स एक्सिस से, क्लियर है ये बात। तो हमने यहाँ पर ये थीटा 1 और थीटा 2 लिख लिए हैं। अब आपसे पूछा है कि आर ए ग्रेटर होगा या आर बी, तो आप समझ चुके होंगे जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहां पर देखिए आर बी का एंगल ज्यादा है, इसलिए आर बी इज ग्रेटर देन टू आर ए, यानी वायर जो बी है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा वायर ए के रेजिस्टेंस से। ये बात क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गई हुई उम्मीद कर रहा हूं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहां पे आपको ध्यान देना है, अगर v की जगह i लिख दें और i की जगह v लिख दें, अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका ग्राफ बताइए, तो इसे हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ, क्या लिखेंगे इसे, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। क्या लिखेंगे इसे, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। फिर से मैं कह रहा हूं tan ऑफ थीटा निकालेंगे, तो tan ऑफ थीटा जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है i है और यहाँ पे क्या है v है, और आप देख सकते हैं v अपॉन आई आर था, तो i अपॉन वी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो ये क्या है, इस ग्राफ की स्लोप आ गई, क्या आ गई है, स्लोप। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि वी आई ग्राफ दिया है और इसमें क्या है, रेसिस्टेंस पूछा है कौन सा ज्यादा होगा, तो आप देखेंगे ज्यादा एंगल ज्यादा रेजिस्टेंस, कम एंगल कम रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है, अरे बताइए क्लियर है, तो ये आप नोट कर लेंगे। ऐसे ही अगर इसका पूछा जाए, यहां पर भी देखिए आपसे कह दिया जाए कि दो ग्राफ हैं, एक ए वायर के लिए एक बी वायर के लिए। अब यहां पर भी एंगल है, ये 2 है और ये एंगल 1 है। अब आपसे पूछा है कि इसमें बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो क्योंकि यहाँ पे V और I ग्राफ था इसलिए V का ज्यादा था और A का कम था, क्योंकि एंगल V का ज्यादा है। अब यहाँ पे ये उल्टा कर दिया गया है, अब उल्टा कर दिया, इसका मतलब उल्टा आंसर आएगा। तो जिसका एंगल यहाँ पे ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा किसका है, 2 वाला, किससे ज्यादा है, 1 से, इसका मतलब रेसिस्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा, A का। उल्टा करना है तो यहाँ रेसिस्टेंस A का ज्यादा होगा और B का रेसिस्टेंस कम होगा। ये सेम है, यहां पर भी सेम है, बस ये हमने चेंज किए हैं, आई और वी आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो ग्राफ की स्लोप जो चेंज हो गई, जितनी आ रही थी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर वी आई ग्राफ है तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस मिलेगा, एंगल देखो और बता दो कि किसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और आई वी ग्राफ है तो जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, एक कॉलिजन होता है। क्या होता है, कॉलिजन। अब जैसे मान लीजिए ये यहां से यहां पर जाएगा दूसरे एंड पर, तो इसने मान लीजिए इतने ये लेंथ है 1 मीटर, मैंने मान ली कंसीडर कर लिया है कि लेंथ इस वायर की 1 मीटर है, और इलेक्ट्रॉन जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में वो 1 सेकंड का टाइम लेता है। सपोज कीजिए कितना ले रहा है, 1 मीटर लेंथ के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड का टाइम ले रहा है। अब मान लीजिए इसे हम 5 टाइम्स कर दें, कितने टाइम्स कर दें, 5 टाइम्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी वायर की, 5 मीटर। अब मैं कहूं इलेक्ट्रॉन अपने एक एंड से वायर के दूसरे एंड तक जाने में क्या टाइम 1 सेकंड ही लेगा,
नहीं लेगा। कंफर्म है ना, नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन जो है कॉलिजन ज्यादा करेगा, कॉलिजन ज्यादा करेगा, इसका मीनिंग ये हुआ उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और क्यों हो गया ये सब कुछ? लेंथ की वजह से। किसकी वजह से? लेंथ की वजह से। इसका मीनिंग ये हुआ कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? लेंथ पर। अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा हुई तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉलिजन भी ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें। ये आपने देख लिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन में लिखे एज इट इज जो अभी समझाए थे। आप देखिए, विच हैज मोर रेजिस्टेंस इन ईच गिवन फिगर। आप इसे कमेंट करके बताएंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूं कि आर ए इज इक्वल टू आर बी, सेकेंड आर ए इज लेस देन टू आर बी, और थर्ड आर ए इज ग्रेटर देन टू आर बी, और फोर्थ मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नन ऑफ दीज। आप ये बताएं कि इन दोनों ग्राफ के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कर कर एक बार जरूर बताएं। उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यहां पर आपको 3 वायर दिए हैं। पहले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 और तीसरे का R3 है। और ध्यान से देखें यहाँ पे ग्राफ कौन सा है? VI ग्राफ है। तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप होगी, VI ग्राफ की जो स्लोप होती है, किसकी? VI ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है? रेसिस्टेंस देती है। क्या देती है? रेसिस्टेंस देती है। इसका मीनिंग ये हुआ जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम एंगल उतना कम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? R1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा किससे? R2 से। और R2 ग्रेटर किससे हो जाएगा? R1 से। और यहाँ पे 1 2 3 लिखा है तो 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3। याद रखें यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R3, ये आ जाएगा R3। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब तो देखते ही इसका आंसर कर दोगे। ये R1 ज्यादा होगा R2 से, R2 ज्यादा होगा R3 से। तो R1 इज ग्रेटर देन टू R2 और R2 इज ग्रेटर देन टू R3। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 है, 2 है, ये 1। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यानी R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा होगी, R2 की वैल्यू R3 से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब एंगल ज्यादा है। एंगल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा है मींस उसका एंगल ज्यादा है। किसके लिए? VI ग्राफ के लिए। ये नहीं बोलना है आपको VI ग्राफ है या IV ग्राफ है, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया आपको, इसमें VI ग्राफ है, फिर से ये V है और ये क्या है? I है। ठीक है। और आपको 2 वायर दिए हैं, एक A है और एक B है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? RA, और इसका क्या हो जाएगा? RB। तो अब आप समझ चुके होंगे कि RA की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? RB से। कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मोर लेंथ। क्या पूछा है? मोर लेंथ। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। VI graphs for two wires A and B are shown in the figure if both the wires are made of the same material and are of equal thickness। यानी इनकी थिकनेस कैसी है? इक्वल है। विच ऑफ द टू इज ऑफ मोर लेंथ, यानी किसकी लेंथ ज्यादा होगी आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होगा? कि कॉलिजन ज्यादा होगा। कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। याद रखें, टक्कर को याद रखें। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? इसका। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? स्लोप पर। स्लोप का मीनिंग यहाँ पे थीटा। और ये भी सारी चीजें डिपेंड करती है किस पर? लेंथ पर। इसको एक एक करके याद रखना। अगर थीटा से रिलेट करो तो ऐसे, और लेंथ से रिलेट करो तो इस तरीके से। थीटा का मीनिंग यहाँ पे स्लोप है। लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम रेजिस्टेंस कम। ये बात समझ में आ गई। तो लेंथ और रेजिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कॉलिजन बढ़ेगा, और जैसे जैसे कॉलिजन बढ़ेगा आप लिख सकते हैं कि वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बात क्लियर है? गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। आप देख सकते हैं ये लाइन आपको पेपर में क्वेश्चन के एंड में जरूर देखने के लिए मिलती है। तो इसका रीजन, ये जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं ये क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो कि इंपोर्टेंट है। यहाँ से 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। बार बार बता रहा हूं, लिख लीजिए, ऐसा ना हो कि आप इसे भूल जाएं और पेपर में आ जाए। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। यानी रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया, अगर यहाँ पे वायर की लेंथ L है
और इसकी लेंथ अगर हम इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो आप देखेंगे कि ये मैंने n टाइम्स कर दिया। कितने टाइम्स कर दिया, n टाइम्स। तो लेंथ की वायर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, बार बार बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए यहां पर मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन इस एंड पर जाना चाह रहा है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एरिया हो जाए कम और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो वो निकल नहीं पाएगा, यानी उसके लिए एरिया हो गया कम। और ज्यादा अगर एरिया कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो बहुत इजीली वहां से निकल जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है, कोलिजन कम होगा। और एरिया बहुत कम है तो कोलिजन ज्यादा होगा। तो एरिया कम, कोलिजन ज्यादा, कोलिजन ज्यादा मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा, एरिया कम, कोलिजन ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा। याद रखें क्या हो जाएगा, एरिया अगर कम है तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका अपोजिट, अगर एरिया ज्यादा है तो कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसका मतलब इन बातों से आपको पता लग रहा है कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोलिजन ज्यादा होगा, एरिया कम है। तो ये बात समझ आई। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ L है और यहाँ पे क्या है A, इसको हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है ये, इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, रो। और अगर रो की वैल्यू फाइंड करें तो रो इक्वल टू आ जाएगा आपका, A को इधर ट्रांसफर करेंगे तो RA/L। बात क्लियर है। तो आप यहाँ लिख लें वेयर रो, इसको क्या कहेंगे, रो, RHO। रो का मीनिंग क्या है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम इसे, रेसिस्टिविटी। ये बात समझ में आ गई, इसे कहेंगे रेसिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट की बात कर लें कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट कैसे निकालें, तो यहां से निकालना, ये R की क्या होती है, ओम, एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा ओम मीटर। क्या होगी इसकी यूनिट, ओम मीटर। अगर डिफाइन करना हो, रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन पूछी है तो आप ऐसे लिखेंगे कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू RA/L होता है। तो अगर हम लिख दें इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, देन क्या होगा, यहाँ पे देखिए रो इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या बचा R। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही रेसिस्टिविटी होता है, कब, जब एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ उसकी 1 मीटर हो जाए। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ के लिए जो रेसिस्टेंस होता है, दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ दैट वायर और कंडक्टर। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीजें आप याद रखें। और यहां से करने वाले हैं हम, जो आपको बता रहे हैं 5 मार्क का क्वेश्चन, जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक। ये नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये इस वायर की लेंथ है L, कितनी लेंथ है L, और इस वायर का एरिया है A1 और रेसिस्टेंस है R1, ठीक है। और हमने क्या इस वायर को स्ट्रेच कर दिया है, क्या कर दिया, स्ट्रेच। तो स्ट्रेच करने पर क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो है हमने कर दी n टाइम्स, कितनी कर दी, n टाइम्स, तो ये NL हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 मीटर का वायर है, उसे खींचकर हमने 5 मीटर कर दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया, वो 5, 1 से कितना कर दिया 5। अब हमारे पास जो लेंथ थी वायर की वो L मीटर है, कितनी है L मीटर, और उसको हमें n टाइम करना है, तो L मीटर लेंथ है, n टाइम करना है, तो ये क्या हो जाएगा NL। पहले मान लीजिए 1 मीटर लेंथ थी, 5 टाइम्स करना तो 1 into 5, अब L मीटर लेंथ है, n टाइम करना है तो n into L। ये बात क्लियर है। इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि L को n टाइम्स करेंगे तो NL हो जाएगा। और ये वायर आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा मोटा दिख रहा है और यहाँ पे कैसा पतला है, क्यों कि जैसे इसे खींचेंगे तो ये जो है एरिया इसका कम हो जाएगा, तो एरिया चेंज होके इसका हो जाएगा A2। ये बात समझ में आ रही है कि एरिया क्या हो जाएगा इसका, A2 हो जाएगा। मोटे वायर का एरिया ज्यादा है, पतले वायर का एरिया कम हो जाएगा। और एक चीज याद रखें, मान लीजिए हमारे पास 10 ग्राम का वायर था, 10 ग्राम है, और उसमें से आपने वायर खींच दिए, 10 ग्राम मटेरियल है, कॉपर वायर है मान लीजिए, और आपने उसके वायर बना दिए,
तो क्या 10 ग्राम से 10 ग्राम ही बनेगा, या 20 ग्राम हो जाएगा, या 8 ग्राम हो जाएगा? बिल्कुल उतना ही रहेगा। यानी 10 ग्राम आपके पास मटेरियल है कॉपर, और उसमें से आपने वायर खींचे हैं, तो 10 ग्राम के ही वायर बनेंगे। यानी वायर का जो मास होगा वो और पहले जो मास था वो कैसा रहेगा, इक्वल। और इसको हम कह सकते हैं पहले जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा। तो यहाँ पे ये की पॉइंट याद रखें कि वॉल्यूम इन फर्स्ट केस का मीनिंग ये वाला इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इन सेकेंड केस। वॉल्यूम इन, यहां पर लिख देना इन वॉल्यूम इन सेकेंड केस, ये बात समझ में। तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे V1 और इसको लिखता हूं मैं V2। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू LBH, यही तो होता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L इंटू बी, ये क्या होता है? एरिया। भाई एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो यहाँ पे हम A लिख सकते हैं, एरिया बन जाएगा, और H की अगर मैं लेंथ लिखूं तो AL हो जाएगा। भाई हाइट क्या होती है? एक लेंथ ही तो होती है, हाइट भी मीटर में, लेंथ भी मीटर में, तो हम H की जगह L रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा A इंटू L। अब ये कंडीशन पहली है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान सुने, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एरिया फर्स्ट लेंथ फर्स्ट, इसके लिए क्या लिखेंगे, एरिया सेकंड लेंथ सेकंड। क्लियर ये बात? तो एरिया फर्स्ट लेंथ फर्स्ट, एरिया टू लेंथ टू। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करें, लेंथ पहले कितनी है, ये वाली जो लेंथ है इसका नाम हो जाएगा L1 और इसका नाम हो जाएगा L2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, यहाँ पर लिख देंगे आप L1 की जगह पर L, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं A1 मल्टीप्लाई विद L, और यहाँ लिख देता हूँ मैं A2 और यहाँ पे हो जाएगा NL। ठीक है, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा A1 इजकल टू A2 मल्टीप्लाई विद N। A2 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो ये आ जाएगा A1 अपॉन A2 इजकल टू क्या आ गया, ये N आ गया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, A2 अपॉन A1 इजकल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन N। ठीक है ना? तो A2 को ऊपर कर दिया, A1 को नीचे कर दिया, N को नीचे कर दिया, 1 को ऊपर कर दिया। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात आप सीख लीजिए, बहुत ही इजी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि वॉल्यूम क्या है, सेम रहेंगे। हमारे पास जितना मटेरियल पहले था उतना ही मटेरियल बाद में रहेगा, भले ही हम उसके क्या करें, वायर्स खींच दें। इसके बाद देखिए जैसे ये हो जाएगा तो आपको निकालना है कि पहले रेसिस्टेंस था R1 और बाद में रेसिस्टेंस हो गया ये R2, और आपसे पूछा जाएगा रेसिस्टेंस बताइए कितना होगा। अब मैं आपको ये तो बता चुका हूं, जैसे से लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये हम इस कंसेप्ट से सीखेंगे। तो अब देखिए यहां पर R1 की बात कर लें तो R1 इजकल टू, फॉर्मूला होता है R इजकल टू रो L अपॉन A। अरे यही तो लिखा था, देखिए यहां पर R इजकल टू रो L अपॉन A। क्या होता है? R इजकल टू रो L अपॉन A। तो R इजकल टू रो L अपॉन A यहां पर लिख दिया मैंने, R इजकल टू रो L अपॉन A। तो यहां पर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो यहां पर रो फिक्स रहेगा। रो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। अब क्यों फिक्स रहेगा, यही बात समझ लीजिए। जब भी रो की बात आएगी तो रो इज सेम फॉर सेम मटेरियल, यानी सेम मटेरियल के लिए रो हमेशा सेम रहेगा। बिकॉज आपसे पूछे क्यों, कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो आप लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी। यहां पे क्या लिख देंगे आप, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये किसी मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो आप याद रखें रेसिस्टिविटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, ये प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी जो होती है क्या होती है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और ये हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 वायर है, एक 1 मीटर का, एक 2 मीटर का, एक 3 मीटर का। आपसे पूछा जाए इनका रेजिस्टेंस क्या होगा और रेसिस्टिविटी क्या होगी, तो रेसिस्टिविटी के लिए आप लिखेंगे रेसिस्टिविटी इज सेम फॉर 3 वायर्स, ऑल 3 वायर्स। इन तीनों वायर के लिए रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, बिकॉज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल्स, फॉर सेम मटेरियल रेसिस्टिविटी इज सेम। यानी सेम मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। बट 1 मीटर का वायर है, फिर दूसरे मीटर का वायर है, और एक 3 मीटर का वायर है, लेंथ डिफरेंट है, इसलिए रेसिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। लेंथ के इंक्रीज होने से आप देख सकते हैं
रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, बट रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि सेम मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी कैसी रहती है, सेम रहती है। ये बात समझ आ गई। इसलिए यहाँ पे रो क्या है, फिक्स रहेगा, और रो फिक्स रहेगा तो इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एल के लिए फर्स्ट कंडीशन L1 होगा और दूसरे में आ जाएगा आपका A2। ऐसे R2 की बात करेंगे तो R2 इक्वल टू आ जाएगा रो L2 अपॉन A2, और इसको हम लिख देंगे रो L1 की जगह क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे L है फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ पे L है, और A1 का क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा मैंने A2 लिख दिया है, ये जो है यहाँ पे A1 की जगह A2 लिख दिया है, यहाँ A1 आएगा, तो ये आ जाएगा रो L और यहाँ पे आ जाएगा आपका A1। अब यहाँ पे देखिए ये रहा रो, और L2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे NL, तो यहाँ लिख देंगे NL अपॉन A2, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो, या सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 में अगर हम R2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये देखिए क्या मिलेगा, रो L अपॉन एरिया फर्स्ट अपॉन, ये मिलेगा आपको रो, और ये क्या यहाँ पे NL है, ये क्या यहाँ पे NL, तो यहाँ लिखेंगे NL और अपॉन में A2। अब आपको पता है A2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे रो L मल्टीप्लाई विद A2, ये A2 यहाँ जाएगा। अब A1 क्या नीचे आएगा, तो यहाँ लिख देंगे रो मल्टीप्लाई विद NL, क्या लिख देंगे NL मल्टीप्लाई विद A1। बात सही है। A2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब L से L कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो आप पाएंगे कि R1 की जो वैल्यू है और R2 का जो रेशियो है R1 के साथ में, ये आ जाएगा आपका A2, यहाँ क्या A2 और यहाँ क्या है A1, और ये आपका अच्छा N, तो यहाँ मैं N को अलग लिख देता हूँ। क्या बात क्लियर है, हमने क्या किया, इसको अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया, N कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो हमने 1 लिखा और इसको अलग कर दिया, और A2 अपॉन A1 अलग कर दिया। क्यों कि A2 अपॉन A1 की वैल्यू हमारे पास है, की गई कितनी है, 1 अपॉन N, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन N, और ये 1 अपॉन N पहले से ही है, ये आ जाएगा 1 अपॉन N का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, R1 अपॉन R2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R2 को इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो R2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज N स्क्वायर, और क्या आ जाएगा यहाँ पे R1। ठीक है ना। इस तरीके से जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे, कितने भी टाइम्स करें, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स एनी टाइम, जितने भी टाइम आप उसे स्ट्रेच करेंगे, तो उसके लिए न्यू रेजिस्टेंस क्या है, चेंज हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस था R1, अब हो गया R2, और R2 की जो वैल्यू है N स्क्वायर इंटू R1 से निकालेंगे। R1 क्या यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस है, R2 क्या यहाँ पे जो स्ट्रेच करने के बाद जो नया रेजिस्टेंस आएगा, इसको कहेंगे हम न्यू रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, इससे कुछ क्वेश्चन अगर MCQ आते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या रखना है, जो वायर पहले जितना था वायर का मटेरियल, उतना ही वायर का मटेरियल बाद में रहेगा, तो वॉल्यूम कैसे हो जाएंगे, सेम, और वॉल्यूम सेम होंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A इंटू L, तो A1 L1 A2 L2, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। यहाँ पे L लिखेंगे, पहले लेंथ L थी, बाद में कितने टाइम आपने कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे, और A1 A2 इक्वल टू N आ जाएगा, और यहाँ पर आप रेशियो निकालेंगे। जैसे रेशियो आ जाएगा हमें चाहिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ध्यान से देख लें, रो L अपॉन A, इसे यूज करेंगे। और रो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है सेम मटेरियल के लिए। अगर मान लीजिए कॉपर था, ये क्या था, कॉपर था, तो ये भी कॉपर है, तो इसलिए रो जो है इसके लिए और इसके लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो रो सेम रहेगा दोनों में। हम इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करके आप पाओगे कि R2 की जो वैल्यू है N स्क्वायर इंटू R1 आ रही है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कहूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करके 2 टाइम्स कर दें, कितना टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स, तो N की जगह लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। N का मीनिंग क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वायर, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग टाइम्स, यानी कितने टाइम्स आपने स्ट्रेच किया है। तो N का मीनिंग आप लिखने यहाँ पे N इक्वल टू लिख देंगे नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग टाइम्स, यानी जितने टाइम आपने स्ट्रेच किया है उतना N की वैल्यू लगा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा आपसे इसको हम 2 टाइम्स करेंगे, तो N की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, जहां जहां आपको N दिखाई दे वहां वहां आप 2 लिखिए, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, तो न्यू जो रेजिस्टेंस आएगा 4R1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ विल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चेंज इफ
इफ इट इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, तो लेंथ पहले कितनी थी L, बाद में लेंथ कितनी होगी 2L, पहले एरिया कितना रहा होगा A1 का A रहा होगा और बाद में A2 का एरिया हमें पता नहीं है, चेंज हो गया होगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा R1 और यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया R2, तो R2 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर इन R1 और n की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, कितना टाइम्स कर दिया उसे 2 टाइम्स किया है, ये याद रखें। n की वैल्यू जैसे ही निकलेगी यहाँ पे पुट करें तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद इनिशियल रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 4R1 और ये आ गया आपका R2। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जब ही करें जब आपको क्वेश्चन एमसीक्यू दिया हो डायरेक्ट, अदरवाइज आपको 3 मार्क और 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये मेथड अपनाएं और पूरा सॉल्व करें। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लें, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट द लेंथ इज डबल्ड, लेंथ कितनी कर दिया डबल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, एरिया क्या कर दिया हाफ कर दिया है। हाउ विल इट्स इन रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, रेजिस्टिविटी कितनी चेंज होगी, तो ये तो रहेगी सेम, फिर से सुन लें सेम रहेगी, बिकॉज ये क्या है एक प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टी, तो आंसर में लिख देंगे सेम रहेगी। कैसे रहेगी सेम। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले लेंथ कितनी है L मान ली, तो ये ए वायर ऑफ लेंथ L दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है पहले रेजिस्टेंस दिया इसका R, एरिया दिया है नहीं दिया है छोड़ दो, इसको कह देंगे हम A1, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन की बात कर लें यहाँ पे, दूसरी कंडीशन में तो पहले की बात की थी हमने L1 की वैल्यू L हो जाएगी और R1 की वैल्यू यहाँ पे R हो गई, एरिया हमारा A1 है। सेकंड कंडीशन में लेंथ कितनी हो रही है देखिए यहाँ पे डबल हो रही है, तो ये 2L हो जाएगी, लेंथ पहले L थी अब हो गई 2L। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस न्यू हमें फाइंड करना है, क्या करना है हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क ला लीजिए और कह रहा है कि इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड, तो एरिया जो है हाफ हो गया है, कितना हो गया हाफ, तो ये A1 का 2 कर दीजिए और A1 की वैल्यू अगर A है तो यहाँ पर आप लिख देंगे A/2। ये बात क्लियर है, ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के लिए क्या करना आपको R का फॉर्मूला लगाना है। फिर से कह रहा हूं मेथड याद रखें, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, जब आपको MCQ दिया हो तभी आप शॉर्ट ट्रिक को यूज करें। तो यहां पर देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपसे R1 निकाला जाएगा, तो सबसे पहले आप R1 निकालिए, तो R इजकल टू रो L/A फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैं 1 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1, यहाँ रो फिक्स रहेगा, लेंथ पहले कितनी है लेंथ पहले L, तो मैं यहाँ L लिखता हूँ, एरिया पहले कितना है A, तो मैं यहाँ A लिखता हूँ, क्लियर है। सेकंड R2 की जब बात करेंगे तो यहाँ रो रहेगा, सेकंड टाइम पे जो लेंथ हो जाएगी, सेकंड के लिए लेंथ कितनी आ जाएगी 2L, तो आप यहाँ 2L लिखेंगे और एरिया कितना आ जाएगा A2 और A2 की जगह हम लिखेंगे A/2। ये बात क्लियर है, डायरेक्ट लगाते हैं वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा रो, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4L अपॉन ये आ जाएगा आपका A, तो इसको मैं आगे लिखूं तो 4 को बाहर कीजिए तो ये आ जाएगा रो L/A, क्या आ जाएगा रो L अपॉन A और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी देखिए R2 इजकल टू ये कितना आ गया 4 और आप देखेंगे रो L अपॉन A, तो रो L अपॉन A क्या हो जाएगा ये R1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे R1, क्या लिख देंगे R1। ये बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इसमें इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, तब भी यही आंसर आ जाएगा, तो डिवाइड करके भी आ जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सेम दिखाई दे रही है इसलिए हमने यहाँ पे R1 कर दिया। ये बात क्लियर है, बिल्कुल सही है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि वायर का मटेरियल सेम है, उसी वायर को स्ट्रेच किया गया है, ऐसा नहीं है कोई और न्यू वायर लेके स्ट्रेच कर दिया गया है। क्लियर है ये बात, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए नाइक्रोम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो देखिए R की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पे 10 ओम गिवन है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर, फिर से सुने नाइक्रोम वायर है, इसका मतलब रो कैसा रहेगा सेम रहेगा और ये चेंज नहीं होगा। हुज लेंथ इज 3 टाइम्स, फिर से सुने रेजिस्टेंस आपको दिया 10 ओम, नाइक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, लेंथ हमें पता नहीं है तो हम लिख देते हैं L1, ये हो जाएगा और A1 को हमने लिख दिया A। क्लियर है। अब कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर, यानी दूसरे वायर की बात हो रही है,
हुज लेंथ इज, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज 3 टाइम्स, कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, यानी पहले वाले वायर की 3 टाइम्स है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वायर, यानी पहले वायर का जो एरिया है ए, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा सेकंड का। तो अब आपसे पूछा है, बताइए भाई क्या रेसिस्टेंस क्या होगा? उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, इस तरीके से। पहले R1 निकालोगे, फिर R2 निकालोगे, और यहां पर आपका जो आया है, जो वैल्यू आएगी, आप इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करके सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से कर लें और कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, पैटर्न सेम है, पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन विदाउट चेंज इन वॉल्यूम सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड। वो हो, रेडियस का क्वेश्चन आ गया। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 टाइप के। एक तो लेंथ को चेंज करेगा, ठीक है ना, दूसरा एरिया को चेंज करेगा, तीसरा रेडियस को चेंज करेगा, चौथा डायमीटर को चेंज करेगा। 4 टाइप के क्वेश्चन है, एक एक करके सीख लीजिए। लेंथ और एरिया के हमने देख लिए, अब यहाँ पर रेडियस की कहानी आती है। तो रेडियस हाफ हो गई, कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करना है आपको जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा। तो इसमें भी कहानी वही है, इसमें भी हमें ज्यादा चेंज नहीं करना। तो R1 की वैल्यू लिखिए R, लेंथ 1 को लिखिए L, एरिया 1 को लिखिए आप A। क्लियर है? और एरिया को A लिखेंगे क्योंकि एरिया दिया नहीं, इसमें रेडियस दी है। और आप जानते हैं कि जो वायर होता है, जो वायर होता है उसका ये जो हिस्सा होता है ये सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर्कल एरिया? पाई आर स्क्वायर। और इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं हम? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका जो एरिया आएगा ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये 1 कंडीशन में तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड की बात कर लें तो यहाँ पे R2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कह रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस बताइए। और लेंथ की अगर बात कर लें तो लेंथ हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लेंथ को आप ऐसे लिख लीजिए, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, लेंथ चेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है। और एरिया जो है 2 है, तो एरिया 2 को हम लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। इतनी बात क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जैसे ही, ध्यान सुनिए, कि रेडियस इज हाफ्ड, यानी रेडियस हाफ हो गई। पहले थी R, पहले कितनी थी R, तो पहले R थी, यानी R1 थी, तो मैं लिख देता हूं पहले जो रेडियस थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके सामने कि ये पहले थी R1, मतलब R थी। तो एरिया जो पहला आएगा ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी R1 की जगह हमने R ले लिया। अब बाद में जो रेडियस हो गई है, बाद में जो रेडियस हो गई है, फर्स्ट रेडियस का हाफ हो गया है, यानी R/2 आएगा। क्या आएगा? R/2। तो यहाँ पे पाई और R2 की जगह आप लिखेंगे R/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पाई और R²/4। इस बात से आप सहमत हैं? पहले कितना था R, और फिर बाद में कितना हो गया R/2। एरिया निकालेंगे तो ये आएगा, इनिशियल कंडीशन में एरिया ये आएगा। अब आपको सेम मेथड अपनाना है। वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो वॉल्यूम इन फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सेकंड कंडीशन। ये क्या होता है? A1 L1, ये क्या होगा? A2 L2। क्लियर है? A2 L2 आ गया, क्योंकि हमें L2 चाहिए, पता नहीं कितना L है। तो यहाँ पे A1 की बात कर लें तो A1 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद लेंथ, पहले कितनी है L। A2 की जगह आप बात करेंगे तो ये आ जाएगा पाई R²/4 मल्टीप्लाई विद L2, लेंथ हमें पता नहीं है, यहाँ पर लेंथ लीजिए 2, और पहली लेंथ को मैं 1 ही लिख रहा हूँ। अभी पहली लेंथ को क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये L1 है या L2 है, हमने एरिया लगा दिया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर स्वाहा हो गया। तो आपका बचता है यहाँ पे L1 इज इक्वल टू L2 और अपॉन में 4, और यहाँ से रिलेशन आएगा L2 इज इक्वल टू, क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे? L2 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 4L1। तो यहाँ लिख देता हूं मैं L2 की जो वैल्यू है 4L1 के इक्वल हो गई है। कंफर्म है ये बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट मैंने बताया है, V1 को V2 को इक्वल करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कैसे सॉल्व करना है इसे। आगे सॉल्व करने के लिए बस आपको रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो R इक्वल टू रो L अपॉन A।
इससे क्या करेंगे हम, पहले R1 निकालेंगे, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे रो L1, L1 की जगह पे क्या लिखते हैं हम, L लिखेंगे, तो यहाँ पे L आएगा, और एरिया, एरिया कितना है पहले पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर। फिर निकालेंगे हम R2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो आ जाएगा, और L कितना हो गया है, अब टू L2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 4L1। फिर से सुने, यहाँ L1 आएगा और यहाँ L2, L2 की जगह पे मैं यहाँ पे 4L1 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4L1, यानी L1 की वैल्यू हमने L लिखी है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L2 इक्वल टू 4L, तो हमने सेकंड कंडीशन में ये पुट कर दिया, अपॉन एरिया कितना आएगा, यहाँ पे एरिया 1 था तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया 2 आएगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये बात क्लियर है। आप चाहो तो आप 1 में 2 का डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, इसे 4 को बाहर कीजिए, ये वाला 4 ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ये 4 को बाहर कीजिए, ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रो एल हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे रो एल अपॉन, अपॉन में क्या है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो R2 की जो वैल्यू आएगी इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 16 हो गया, तो यहाँ पे देखिए रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों कैसे हैं, सेम है, तो इसकी जगह पर और ये जगह दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम R1, तो इसका आंसर आ जाएगा R1। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, आपको थोड़ा टफ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा इजीली। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर हैज डायामीटर, याद रखिए डायामीटर का क्वेश्चन है, अभी पहले लेंथ का किया, एरिया का किया, रेडियस का किया, अब डायामीटर का है। ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, याद रख लेना। डायामीटर कितना 0.5 mm, तो आप लिखेंगे डायामीटर इक्वल टू 0.5 mm। मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, 10 की पावर -3 लगा दें, ये मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए रेसिस्टिविटी ऑफ, रेसिस्टिविटी आपको दी है, यानी रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -8, और ये हो जाएगा आपका ओम मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, ओम मीटर। नेक्स्ट देखिए व्हाट बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका 10 ओम हो गया, तो अब आप बताइए लेंथ कितनी हो जाएगी। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे लिखा है उसे बाद में देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल टू रो L अपॉन A, कन्फर्म है फॉर्मूला। तो रो एज इट रहेगा, लेंथ हमें फाइंड करनी है, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब डायामीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम होता है, और रेडियस की अगर वैल्यू निकालेंगे तो डायामीटर अपॉन 2 आ जाएगी, ये भी आप बात जानते होंगे। सर्कल के लिए डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस निकालने तो हाफ ऑफ डायमीटर, तो d अपॉन 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो एल अपॉन पाई, और r की जगह लिख दूंगा d अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, लिखना रो एल अपॉन, ये क्या आ जाएगा पाई, और d की जगह लिखेंगे आप d स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 4, और ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4 रो एल अपॉन पाई d स्क्वायर। ये हमारा R1 का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा। बट आपसे पूछा क्या, यहाँ पर लेंथ पूछी है, तो लेंथ पूछी है तो लेंथ निकालेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से L की वैल्यू जो आएगी ये आपका आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई पाई d स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए और रो एल को अपॉन में कर दीजिए, तो यहाँ से कुछ लेंथ निकल के आएगी, आप इसे खुद से कैलकुलेट कर कर बताएं। R1 की वैल्यू यहाँ पे 10 दी है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डी स्क्वायर यानी डी की वैल्यू आपको ये दी है, इसका 2 टाइम्स लिखना क्योंकि स्क्वायर है, रो की वैल्यू ये दी है, और लेंथ आपको पूछा है, तो लेंथ आपको यहाँ पे आ गया, यहाँ से आप लेंथ को हटा लें, ये गलती से लिख गया है, तो ये आ जाएगा R1 पाई डी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा R1 पाई डी स्क्वायर, इधर आ जाएगा और रो नीचे आ गया, और 4 और बचा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, और आंसर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखिए, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल, यानी डायमीटर आप बताइए कि रेजिस्टेंस क्या होगा जब डायमीटर जो है पहले का 2 टाइम्स हो गया, यानी डबल हो गया, पहले कितना था d, अब कितना हो गया 2d। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी से आप निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, क्या निकालना है रेजिस्टेंस ही तो निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे यहीं से मैं बता दे रहा हूं आपको, यहाँ क्या करेंगे R2 इज इक्वल टू ये 4 एज रहेगा, रो एल ऐसे ही रहेगा,
और आप यहाँ लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे पाई, और डी की जगह आप लिखते हैं बस 2d, क्या लिखते हैं 2d। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2d का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रो एल, 4 रो एल अपॉन पाई, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 कितना हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर। क्या बात सही है? अब इस 4 को मैं बाहर निकालू तो ये आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर आपको बचेगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। क्या बात सही है? अब आप कहोगे 4 से 4 क्यों नहीं कैंसिल किया? तो 4 से 4 मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया कि आप देख सकते हैं कि 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ये किसके इक्वल है? R1 के। तो R1 की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4, और यहाँ आ जाएगा R1। तो R2 की वैल्यू समझ में आ गई किस तरीके से निकालनी है? ये आ जाएगा आपको 1/4 इंटू R1। तो R1 कितना दिया आपको? R1 दिया है, आप देख सकते हैं R1 आपको दिया 10। तो यहाँ वैल्यू आएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके भी आप कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप इसे प्रैक्टिस करेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये क्या है? लेंथ दी है, यानी एल की वैल्यू दी है आपको 1 मीटर, और आर दिया है आपको 26 ओम, यहाँ पर लिखा है ओम, और ये टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करेंगे, तो 20 डिग्री सेल्सियस। इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज, डायमीटर दिया है कितना दिया है? 0.3 mm दिया है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर। कन्फर्म है? व्हाट विल द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द डेड टेम्परेचर, सॉरी डेड टेम्परेचर यानी रेसिस्टिविटी की वैल्यू आपसे पूछी है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेसिस्टिविटी भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है? किसी मेटल का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन ज्यादा होगा, या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी दौड़ेंगे यानी रन करेंगे, अंदर क्या फ्रीली घूमेंगे और ज्यादा कोलिजन करेंगे, ज्यादा रेसिस्टिविटी आएगी, सीधी सी बात है। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, रो वाला और आर वाला, एल और ए को कन्वर्ट कर लेंगे आर में, पाई आर स्क्वायर आगे, और आर को कन्वर्ट करेंगे डी में, और इससे कमेंट कर आप इसे बताएंगे क्या इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा आप इसको भी सॉल्व करें। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके होमवर्क के लिए रखे हैं, आप इनको कमेंट कर बताएं, और ये क्वेश्चन उम्मीद करूंगा आप इन्हें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।